हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर गेट एग्जाम दैट इज 2022। तो कुछ ही दिनों में आपके गेट के एग्जाम होने वाले हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप जो गलतियां हैं उसे अवॉइड कर सकें। वैसे तो कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही दिमाग जो है अलग से ही पैनिक लेवल के जोन में चला जाता है, बट स्टिल अगर ये बातें आप सुन लोगे या समझ लोगे तो दिमाग में रखोगे और हो सकता है कि आप उस अपने पर्टिकुलर सिचुएशन को और ज्यादा स्मार्टली हैंडल कर पाओ। तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका जो एडमिट कार्ड निकला है गेट का उसको पहले प्रिंट आउट करवा लीजिए। देखिए कि सेंटर क्या है, एज वेल एज जो इंस्ट्रक्शन दे के रखा है उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीजों को कैरी कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को रीड करना बहुत जरूरी होता है। काफी बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते हैं तब उनको आजू बाजू के लोगों से सुन के पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ लिखा था और मैं तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी चीजें कही गई थी लेके आने की या नहीं लेके आने की, वो सब मैंने फॉलो नहीं किया। तो वो बाद में पता चलने पे क्या होता है, थोड़ा पैनिक लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाइए। सेंटर देखिए, सेंटर तक जाने के लिए क्या व्हीकल की जरूरत पड़ेगी या आप कौन सा रूट लेने वाले हो, कौन सा व्हीकल लेने वाले हो, उसकी अरेंजमेंट, उसकी प्रॉपर टाइमिंग, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी प्लान होनी चाहिए। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन को पक्का रीड कीजिए, बिकॉज ये वाली गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। उनको लगता है हर साल तो इंस्ट्रक्शन में सेम चीज ही आई होगी, बट ऐसा नहीं है। अभी तो वैसे भी कोविड सिनेरियो चल रहा है, तो इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि थोड़े बहुत वैरी हो एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। तो प्लीज इंस्ट्रक्शन को भी प्रॉपरली आप रीड कर लीजिए ताकि गलती से भी आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट है आईडी प्रूफ। कोई भी अपनी आईडी प्रूफ आई थिंक आपको कैरी करनी होगी, जिससे हर एक एग्जाम में कैरी करना होता है। फिर भी आप इंस्ट्रक्शन में रीड कर लीजिएगा कि आपसे क्या क्या बोला गया है आईडी प्रूफ के तौर पे, उनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मास्क एंड सैनिटाइजर। ऑब्वियसली ये आपको कैरी करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, बिकॉज मैंने अभी पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आप मास्क एंड सैनिटाइजर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो सैनिटाइजर और आपका खुद का मास्क आपके पास रहना चाहिए, और सेंटर प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मेंशन होगा, तो आप उसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए। बिकॉज अगर आप सेंटर के बाहर भी आते हैं तो आपको जहां जहां पे आप विजिट कर रहे हैं, जहां जहां की चीजों को छू रहे हैं, उसके बाद आपको अपना हैंड सैनिटाइज करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास अपना सैनिटाइजर हो। नेक्स्ट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मोर एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन यू आर डूइंग, सो सेलेक्ट वाइसली। जो आपको एग्जामिनेशन का जो ओवरऑल पीरियड मिलता है वो होता है 3 आवर्स का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं वो काफी कम अटेंड करने होते हैं। क्योंकि 3 आवर्स का मतलब क्या होता है, अभी तक हम जितने भी एग्जाम्स को देते हैं उसमें 3 आवर्स का मतलब होता है क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं जो हमें करने होते हैं। बट गेट का ये प्लस पॉइंट मैंने देखा है कि गेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं वो थोड़े से कम करने हैं, और जो टाइम मिलता है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन का सिलेक्शन वाइजली कीजिए और प्रॉपर ढंग से कीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और गलत ऑप्शन को पिक कर लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने ही नहीं है कि वहां पे हड़बड़ी मचे। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आते हुए क्वेश्चन का भी गलत ऑप्शन अगर मार्क करवा देगी तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो टाइम के मामले में आज तक जितनी बार भी मैंने गेट एग्जाम दिया है, आज तक कभी भी मुझे टाइम के मामले में हड़बड़ी नहीं हुई है। हमेशा मेरे पास जो है 40 मिनट से पहले ही पेपर डन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उतने ज्यादा करने ही नहीं होते। मतलब अगर मैं गेट एक्सेल की बात करूँ तो, लाइफ साइंस की बात करूँ तो आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं है कि जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटों की जरूरत पड़े। इनफैक्ट अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आई कैन बेट यू कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। रेस्ट 90 मिनट्स में आप क्या करोगे, आप मेनली उन क्वेश्चंस को देखोगे जो कि जिसपे आपको लग रहा है कि हाँ माइट भी आपको 30% याद है, 40% याद है, मतलब रिस्क टेकिंग वाले एरिया पे आप विजिट करना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है, मतलब आते हुए क्वेश्चन को समहाउ आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर जो है पेपर में सॉल्व कर लोगे। मतलब कि ये अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी अच्छी है, तेज है, तो आराम से कर लोगे। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट तो 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर ही लेते हैं। बाकी का जो 1 आवर बचता है उसमें उन्होंने जिस क्वेश्चन को उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू किया था उनको देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इतना ही नहीं, जो भी क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो, अगर आपके पास जब टाइम होता है तो उस पर प्लीज विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका मतलब क्वेश्चन को करते करते आपके दिमाग में ऑलरेडी उनके आंसर्स आपको याद आ गए हों। तो उनको विजिट जरूर कीजिए। ये नहीं कि मार्क फॉर रिव्यू करके आप सभी चीजों को जो है आपने लीव कर दिया।
और जो भी चीजें होंगी लाइक मार्क फॉर रिव्यू, कौन से क्वेश्चन किए हैं आपने, कौन से अटेंड नहीं किए हैं, कौन से अटेंड करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू किया, ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे ही नजर आ रही होती हैं, यहाँ वहां कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्क्रीन पे ही आपको जो है आपके राइट साइड में नजर आ रही होती हैं। तो उस चीज को अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कौन से क्वेश्चन को आपने किया है, कौन से क्वेश्चन को नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज रीड अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो बहुत मैटर करता है। और गेट के क्वेश्चन जो है पूरे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, होते छोटे छोटे हैं लेकिन उनसे मीनिंग प्रॉपरली अगर आप निकालोगे तभी प्रॉपरली आप ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, एक बार नहीं पता चले, 2 बार 3 बार रीड कीजिएगा, लेकिन जब पूरा समझ में आ जाए तभी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और समझ लेंगे और ऑप्शन कुछ और सेलेक्ट कर लेंगे। First attempt the question you know and then spend time for the unknown question if needed। देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है जिसमें CSR वाला रूल नहीं लगता है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक पैटर्न को फॉलो करो कि क्वेश्चन को कैसे विजिट करना है। नहीं, आप जो भी सब्जेक्ट के लिए मतलब इंटरेस्टेड है या जिस सब्जेक्ट के लिए आपने तैयारी की है उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए। पहले पहले वही क्वेश्चन अटेंड कीजिए जो आपको आता है। जिस क्वेश्चन पे थोड़ा शक है कि यार ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अभी आंसर याद नहीं आ रहा है, उसका क्या कीजिए, उसको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, यानी उस पे जो है एक मार्क लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन पे वापस से विजिट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। इसी तरीके से जितना आपको पेपर, जितना आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उन सभी को करने के बाद जब पूरे को पहले वही क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो आपको पूरा का पूरा आता है। जिस पे शक है, जिसके आंसर याद नहीं आ रहे लेकिन आपको लगता है थोड़ा टाइम देने के बाद आंसर याद आ जाएंगे या सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए आप 80% श्योर हो लेकिन 20% श्योर नहीं हो और आप रिस्क लेना चाहते हो कि ठीक है मैं इसका आंसर दे देता हूँ, तो उसको आप आंसर दे दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि थोड़े इसमें थोड़ा मुझे और सोचने की जरूरत है, उसमें आंसर देने के बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन को आप आंसर दे दिए हैं और उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है और अगर वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो वो इवैल्यूएशन में चला जाता है। तो मार्क फॉर रिव्यू किए हुए क्वेश्चन पे तभी कीजिएगा, मतलब कि जब आपके पास श्योरिटी हो कि यस 80% श्योर हूं लेकिन ठीक है ये आंसर सही हो सकता है। और मार्क फॉर रिव्यू आप इसलिए करते हो क्योंकि उस पर आप दोबारा से सोचना चाहते हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका आपने आंसर टिक नहीं किया है लेकिन सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो उसमें तो आपने आंसर टिक किया ही नहीं है, तो उसका इवैल्यूएशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहली चीज ये हो गई कि आप अगर सेफ साइड पे पहुंच चुके हो, मतलब आप इतने क्वेश्चन अटेंड कर चुके हो कि आप ऑलरेडी सेफ साइड पे हो एंड यू थिंक लाइक कि आपका इतने मार्क्स में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो अगर जरूरत नहीं है तब आप अननोन क्वेश्चन को अटेंड नहीं कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतने क्वेश्चन से गेट तो मेरा क्लियर नहीं होने वाला है, तब आप अननोन क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अगर आपको आंसर याद आ जाता है तो आप उन आंसर को कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल का टाइम है, जैसे काफी बच्चे अभी भी मुझे मेल कर रहे हैं कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, इसको कहाँ से पढ़े ये बता दीजिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गाइज, अभी जितना भी आप कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नए टॉपिक पे स्विच करने का टाइम नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप 3 दिन में और क्या कर लेंगे, मतलब इतने लंबे टाइम से अगर आपने कोई नया टॉपिक जो है, जो आपका टारगेटेड टॉपिक था उसको अगर आप कवर नहीं किया है तो अभी 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। 3 दिन में अगर आप नए टॉपिक को टारगेट करते हैं तो आपके अंदर जो है पैनिक लेवल बढ़ेगा। तो बेटर है कि आप कोई भी नए टॉपिक को टारगेट मत कीजिए। अभी करंट टाइम ऐसा है कि जो पहले पढ़ रखा हो उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सब अच्छा हो। डू नैट एंड एमएसक्यू क्वेश्चन प्रॉपरली। जो नैट यानी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं और एमएसक्यू यानी मल्टीपल सेलेक्ट जो मतलब ऑप्शन होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो नैट में भी क्या होता है, नैट में आप अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन सबको बहुत अच्छे से अटेंड करना होता है और एमएसक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि कितने क्वेश्चन जो है कितने ऑप्शन उनके सही हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत सोच समझ के करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूज कैलकुलेटर इन प्रॉपर वे। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे हम कॉपी में लिख रहे हैं जिस तरीके से हम प्लस माइनस कर रहे हैं वैसा ही प्लस माइनस तरीके से हम कैलकुलेटर में भी बटन को प्रेस करें, नहीं, उसमें थोड़ा सा अलग से, मतलब कि थोड़ा अलग तरीके से वो कैलकुलेटर काम करता है। इसलिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि उस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है आप उस कैलकुलेटर को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो गलत आंसर आएगा, फिर उसी गलत आंसर को आप अपने शीट में मेंशन करोगे। तो बेटर है कि आप ध्यान से कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं इसका आपके पास नॉलेज हो
और इसके लिए ऑलरेडी वीडियो जा चुका है टीचिंग पाठशाला पे 2 दिन पहले, तो आप उसको विजिट करके उसको देख सकते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए, चाहे आप लॉग ले रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल ले रहे हो, नेचुरल लॉगरिथम ले रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, या फिर पावर में कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सभी का जो है उसमें नॉलेज मैंने प्रॉपर ढंग से दे के रखा है। तो कैलकुलेटर को यूज प्रॉपर ढंग से करें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट की तरह आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस्तेमाल सही करेंगे तो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, फॉर एक्सेल, मतलब मेनली अगर मैं गेट एक्सेल की बात करूँ, गेट लाइफ साइंस की बात करूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री का पोर्शन कंपलसरी है। कंपलसरी होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जबरदस्ती अटेंड करो। कंपलसरी कहने का मतलब ये होता है कि टोटल मार्क्स में वो इवेल्युएट किया जाएगा। मतलब केमिस्ट्री और जीए का जो पोर्शन है, जितने मार्क्स का आएगा, वो मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का पोर्शन है एंड केमिस्ट्री का 25 मार्क्स का है, तो ये आपके टोटल 100 नंबर का जो पेपर है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब 100 नंबर का जो पेपर है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री इन दोनों से मिलकर भी बना हुआ है, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके लाइफ साइंस में, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो जी और केमिस्ट्री कंपल्शन बोलने का मतलब होता है, जैसे बच्चे बार बार बोलते हैं मैम कंपल्सरी है तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी अटेंड करना है, नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप अटेंड नहीं करो, क्योंकि उसमें आप नेगेटिव कर दोगे। कंपल्सरी कहने का मतलब होता है आपका पेपर इवैल्यूएशन में ये दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको लिया जाता है। जो आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आते हैं ना, 100 मार्क्स कहाँ से बना है, उनमें जीए एंड केमिस्ट्री के भी मार्क्स प्लस होके रखे हैं, तभी वो 100 का पूरा पेपर बना है। मतलब आपके लाइफ साइंस में 2 पेपर, उसके बाद जीए एंड केमिस्ट्री, ये चारों मिलके टोटल पेपर 100 का बनाते हैं। तो यानी ये इवैल्यूएशन में लिया जाता है, इसलिए कंपल्सरी कहा जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन वही करोगे जो आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं उसको नहीं करोगे, क्योंकि आप नेगेटिव दे दोगे तो जो आपने मार्क्स स्कोर किया है वो भी आपका लॉस हो जाएगा। एंड लास्ट, क्वेश्चन विल गिव यू इजी डिसीजन फॉर द सिलेक्शन। जैसे सीएसआर में क्या होता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब उसका कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करे इसका डिसीजन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गेट में जो है सीधे सीधे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसीलिए ये आपको डिसीजन लेने में बहुत अच्छे से मदद करेगा कि कौन से क्वेश्चन करे कौन से नहीं करे। लेकिन सिलेक्शन का ध्यान रखना है आपको कि जिस बारे में आपको पता है उसी एरिया के क्वेश्चन को करने का आप रिस्क लीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर फॉलो करनी है, कुछ बातें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फॉलो करनी है, और कुछ चीजें अभी के टाइम में फॉलो करनी है। दूसरी ये चीज है कि जो भी फैक्टर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, सीधी सी बात है, आपको मतलब कोशिश करना है कि अभी एग्जामिनेशन हॉल से पहले उससे दूर रहिए। और रही बात पैनिक लेवल की, तो देखिएगा इस पैनिक लेवल एक ऐसा चीज है ना कि वो आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पैनिक लेवल और स्ट्रेस होना, घबराहट होना, ठीक है, शिवरिंग करना, ये सब एक ह्यूमन बिहेवियर है। आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में कितनी बार भी चले जाइए, ऑटोमेटिकली वो माहौल पूरा ऐसा होता है कि वो आपके अंदर ऐसा फील करवाता है कि आपको डर लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस चीज का। दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हो तो 10 मिनट के अंदर वो स्ट्रेस लेवल, वो पैनिक लेवल धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगता है, बिकॉज वो ह्यूमन नेचर है। अब आप सोचोगे कि मैं स्ट्रेस कैसे कम कर लूं, मैं पैनिक लेवल कैसे कम कर लूं, वो सब कम नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक दिमाग को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कि हाँ हम कम कर सकते हैं। वो कहने को मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आप दिमाग को जैसे बातें समझाओगे वो वैसे ही समझना शुरू करता है। तो दिस इज अ ह्यूमन नेचर, जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ ह्यूमन नेचर। ये आपको भी होगा, ये सबको होता है। कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता है, कोई थोड़ा सा कंट्रोल करके चलता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो पैनिक लेवल को इतना नहीं बढ़ने देना है कि वो आपके इस 6 महीने के प्रिपरेशन पे भारी पड़ जाए। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप तैयारी करके जा रहे हो, आपको बस अपना 100% देना है। कुछ वहां पे आपको अलग से मैजिक क्रिएट नहीं करना है, जो आपको पता है आपको उसका 100% देना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो पेपर जो है आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि जो बच्चा रिजल्ट पे फोकस ना करके अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करता है ना, तो उसको अपनी रिजल्ट पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि रिजल्ट उसका ऑलरेडी वैसा आता है। तो लेकिन अगर आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपको इस बात की परवाह नहीं है कि आप कैसे चल रहे हो, आपको इस बात की परवाह है कि रिजल्ट कैसे आएगा, तब तो रिजल्ट गलत ही आना है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट लाइफ में, जो मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि स्टूडेंट लाइफ में हमें हमेशा हार्डवर्क और अपने प्रिपरेशन पे, अपने कैलिबर पे ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में होता है परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस रिजल्ट डिसाइड करता है। तो रिजल्ट को जो है अपनी परफॉर्मेंस पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को आपको अपने ऊपर छोड़ना पड़ेगा। आप उस परफॉर्मेंस को इतना बेस्ट बनाइए कि रिजल्ट के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। सो ये थे कुछ टिप्स रिगार्डिंग द गेट एग्जामिनेशन जो कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे और आप बहुत ही वाइजली तरीके से जो है अपने गेट 2022 का अटेम्प्ट दे पाओगे।
सो गुड लक फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा।